बाल मजदूरी और बचपन की बंदिश की मार्मिक और करुण कहानी इस हफ्ते हम आपके लिए लेके आए हैं। सुदर्शन विशेष में चर्चा कर रहे हैं आज हम अविनाश कुमार सिंह जी से, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं सेव द चिल्ड्रन संस्था के। कुछ गहरे सत्यों पर आपने प्रकाश डाला है और आपने कहा है कि इसको दूर किया जा सकता है, इस रोग को। अविनाश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब माँ बाप मजबूर होंगे, जब उनके पास धन नहीं रहेगा, जब उनके पास संसाधन नहीं रहेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, उनको एक अच्छा बचपन दे सकें, उनकी शिक्षा इस प्रकार की हो कि वो बड़े होकर अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हों, तो ये होगा ही होगा, ये स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या आपके पास कोई योजना है, सरकार के पास कोई योजना है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार को इन परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है। जी। सरकार की योजनाओं को अगर आप देखें तो सरकार जो सबसे बड़ी एक समस्या थी लोगों के पलायन की, गांव से शहर की तरफ, सरकार को समस्या समझ में आई। सरकार ने मनरेगा जैसी स्कीम को लागू किया जिससे लोगों को उनके क्षेत्र में रोजगार मिले, जी जी, ताकि ऐसे बच्चों का शहर की तरफ पलायन कम हो। सरकार ने अलग योजनाएं दी। अब अगर शिक्षा की आप बात करें तो सरकार ने ये योजना दी कि इन सारे बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा। इसके लिए विशेष शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जिससे इन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। जी, बच्चों को मिड डे मील की स्कीम दी गई। साथ में ये भी कोशिश की गई कि क्या इन बच्चों के माँ बाप को सामाजिक कल्याण की किसी योजना से जोड़ के उनको लाभ दिया जा सकता है जिससे इन बच्चों को सपोर्ट मिल सके घर के अंदर स्कूल जाने में। जी, प्रश्न यहाँ ये है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो। आप देखें कि दिल्ली में 2009 में आरटी कानून आने के बाद से, उसके लागू होने के बाद से अभी तक जिन विशेष कक्षाओं की बात कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, उनकी शुरुआत नहीं हुई। अगर ऐसे विशेष केंद्र नहीं बनेंगे तो इन बच्चों को हम शिक्षा के मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? बच्चा स्कूल में आ जाएगा पर वो फिर कुछ समय बाद जब वो स्कूल के माहौल में नहीं जमेगा तो स्कूल से बाहर चला जाएगा, फिर से वहीं जाएगा। इसी तरीके से आप दिल्ली की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो इन माँ बाप को दिल्ली की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा कागज नहीं होता जो ये बता पाए कि दिल्ली में कितने साल से हैं। जी, दिल्ली सरकार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानती। जी जी, दिल्ली सरकार में एक बड़ी स्पष्ट सोच जो मुझे दिखाई देती है कि दिल्ली के बच्चे और दिल्ली में बच्चे दोनों में सरकार अंतर करना चाहती है स्पष्ट रूप से। हम जब बात करते हैं तो बात होती है कि ये बच्चे दिल्ली के नहीं है, ये दिल्ली में हैं। तो इस अंतर को समझिए कितना बारीक अंतर है। और हमने जब अपना एक अध्ययन किया सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए, एक स्टडी की सर्वाइविंग ऑन द स्ट्रीट की, तो ये पाया कि दिल्ली में जिन 51,000 बच्चों को हमने गिनती गिनी, जिनका सर्वे किया, उनमें से आधे बच्चे दिल्ली के थे खुद के। इसका मतलब दिल्ली की दूसरी पीढ़ी के बच्चे थे जो दिल्ली में पैदा हुए, और आधे बच्चे जो है वो दिल्ली के बाहर से आए हुए थे। जी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसके लिए हमारे पास वाकई अगर सरकार के स्तर पर देखें तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ एक मिड डे मील दे देने से बाल श्रम नहीं रुकेगा जब तक कि आप सारे तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। उसके ठोस प्रयास, मजबूत प्रयास होने चाहिए और इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो उन लोगों तक पहुंचे जिनको उनकी जरूरत है, जिनको सच में उस बात की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट और दिखाते हैं दर्शकों को। इसमें हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी आलोक मयूर विहार पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उस पर आधारित है ये रिपोर्ट। इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तन, झाड़ू, पोछे और औजारों के बीच बीतता है। ऐसे ही एक बच्चे से हम आपको मिलवाते हैं। रहमत को आज स्कूल में होना चाहिए था और किताबों से भरे बस्ते का बोझ उठाना था। आज दिल्ली की दोपहर की चिलचिलाती धूप में अपने वजन से कई गुना ज्यादा बोझ ठेले पर लादकर वो ले जाने के लिए मजबूर है। माथे पे पसीना इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि दिल्ली में बच्चों की स्थिति क्या है। आज भी बच्चे हाशिए पर हैं। आइए हम उस बच्चे से बात करते हैं जो इस कड़कड़ाती धूप में एक ठेले को चला रहा है और अपने साथ बहुत भारी सामान भी ले जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रहबर। ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो ये सामान? ये इधर से ले आ रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से कहाँ ले जाओगे? चिल्ला। लक्ष्मी नगर से चिल्ला की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। अच्छा, कितना कमा लेते हो, कितना पैसा देते हो? ये महीने में 1000। महीने में 1000? बस 1000 रुपए? कितने घंटे काम करते हो दिन में? ये 1-2 घंटे करता हूँ। 1-2 घंटे करता हूँ। 1-2 घंटे। तो एक वहाँ से जो है लक्ष्मी नगर से चिल्ला तक उसने जो मालिक है तुम्हारा, उसने क्या कहा था कि लक्ष्मी नगर से यहाँ तक लाना है? हाँ।
रोज लक्ष्मी नगर से लाते हो? मेरा भाई भी है ना। तुम्हारा भाई भी है? कितने साल का है? हाँ? कितने साल का है? पता नहीं, लेकिन उसी कलर का है। आंखों में आई नमी इस बात को बताने के लिए काफी है कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कैसे भरी दोपहरी में इसे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और महीने के सिर्फ 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। कहाँ है देश की सरकार? कहाँ है वो संवेदनशील समाज जिसमें बच्चे को भगवान कहा गया है, जिसमें बच्चे को देश का भविष्य कहा गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन आरन तिवारी के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है। बच्चों के कोमल कंधों पर ही भविष्य की जिम्मेदारी होती है। भारत में बच्चों की आबादी अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, इसलिए भारत को सबसे युवा देश माना जाता है। मगर एक सच और भी है, ऐसा सच जो थोड़ी सी भी संवेदना रखने वाले को हिला कर रख देगा। भारत में बाल मजदूरों की संख्या न्यूजीलैंड के कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। ऐसे में जब हम विकास की नई नई बातें करते हैं तो बेमानी लगती है। हम किसी भी देश के विकसित होने की कल्पना नहीं कर सकते जब तक उस राष्ट्र के बच्चों की नींव मजबूत नहीं होती। सागर के साथ आलोक झा की रिपोर्ट। ये बहुत ही मौलिक और साधारण सी बात हमारे समाज को समझ में क्यों नहीं आ रही कि बच्चे अगर बचपन ठीक से नहीं गुजारेंगे, उनकी नींव मजबूत नहीं होगी तो देश का भविष्य अपने आप खराब हो जाएगा। समाज के तमाम संवेदनशील चिंतक आखिर चले कहां गए हैं? देश की सरकार वो सब कुछ जो देख रही है उसे ऐसे ही मक्खी की तरह निगल क्यों रही है? बचपन मजबूर क्यों है? अविनाश सिंह हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं सेव द चिल्ड्रन संस्था के। अविनाश सिंह जी, आपने बहुत यहाँ पर विश्वास भरी बातें की हैं, लेकिन इस देश का एक नागरिक और पत्रकार होने के नाते मैं कह सकता हूं कि मैंने जो अपने जीवन में देखा है, बच्चों की मजदूरी का जो विरोध सुना है और सरकार की जो नीतियां देखी हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखा है, मैं बहुत निराश हूं। अविनाश, देखिए, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं आशावादी, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा हूं। मुझे इन बच्चों में वो परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा विश्वास है ये। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जिस रफ्तार से ये परिवर्तन होना चाहिए उस रफ्तार से परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार पूरी तरीके से इस पे काम नहीं करेगी तो शायद समाज सेवी संस्थाएं बहुत बड़ा परिवर्तन, छोटे छोटे स्तर पे परिवर्तन हो रहे हैं, अगर आप उन परिवर्तनों को देखें। दूसरा, अगर अभी आप हाल में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को देखें, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को, इसके श्रम विभाग को ये जिम्मेदारी दी थी कि हर महीने 500 बच्चों को वो मुक्त कराएगी श्रम से। 1 साल बाद जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से इस बात पे एक रिपोर्ट मांगी तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे साल में सरकार ने कुछ 500 से कम बच्चों की सिर्फ एक सूची दी सरकार को, जिनको आजाद कराया गया था। और सरकार ने, और उच्च न्यायालय ने इस बात पे बड़ी गंभीरता से नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो अब इसे आप समझ सकते हैं कि हमारा न्यायालय, हमारी न्याय व्यवस्था इस मुद्दे को लेकर खासकर दिल्ली में बहुत ही संजीदा है। तो अब आवश्यकता इस बात की कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ उच्च न्यायालय के निर्देशों पे काम करेंगे? न्यायालय कुछ कहेगा तभी हम उन स्कीमों को लागू करेंगे? हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि चाहे हम सरकार में बैठे हों, चाहे हम सरकार के बाहर हैं, अगर इस समस्या को खत्म करना है तो हम सबको कदम उठाने होंगे। क्या जो घरों में जो बच्चे काम कर रहे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, जिनको कि चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स के नाम से जाना जाता है, उन बच्चों का एम्प्लॉयमेंट कौन करता है? हम करते हैं। हम सरकार से बाहर हैं, हम करते हैं। हम क्या कहते हैं उन बच्चों के लिए, हम समाज का एक सदस्य होने के नाते, कि हम इन बच्चों को आसरा दे रहे हैं, पर क्या वाकई में वो आसरा हम दे रहे हैं उन बच्चों को? ये सोचने की बात है। हमारे क्या समाज संवेदनशील नहीं है? समाज को संवेदनशील होना पड़ेगा और संवेदनशीलता उन्हें समाज को दिखानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। मजबूर है अविनाश जी, संवेदनशील तो ये हो सकता है, लेकिन अपनी मजबूरियां कैसे खत्म? मैं इससे बड़ी विडम्बना क्या कहूं कि एक परिवार अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए दूसरे बच्चे के बचपन को बंदिश में डाल देता है। इससे बड़ी विडम्बना कुछ हो सकती है? एक बच्चे की मजबूरी है कि वो बंदिश में आता है, लेकिन दूसरे की कोई मजबूरी नहीं कि उस दूसरे बच्चे को बंदिश में रखे। अगर आप सिर्फ निगाह उठा के देखिए तो सवेरे अगर आप निकलें तो आपको लिखेगा कि एक 14 साल से कम उम्र का बच्चा एक 9 साल के बच्चे के
स्कूल के बैग को कंधे पे रख के उसे स्कूल बस तक पहुंचाने जा रहा है, उस स्कूल में वो कभी नहीं जा बहुत 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 मार्के की बात आपने कही है। और ये प्रश्न अपने समाज के सामने रखते हैं, अपने दर्शकों के सामने रखते हैं कि ये तस्वीर आखिर है क्यों। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश सिंह जी, स्टूडियो में आने के लिए और रोशनी डालने के लिए। इन सूक्ष्म बिंदुओं पर हमारे समाज को सोचना होगा, हमारी सरकार को सोचना होगा, और आपको क्या सोचना है इसके लिए तथ्य हम आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में, आज सुदर्शन विशेष की इस कड़ी में फिलहाल नहीं। जय हिंद।